कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, इसी चैप्टर का भाग 8 है, जिसके अंतर्गत हम मुगल कालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुगल काल में शासन व्यवस्था प्रशासन कैसा था। इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मुगल काल का जो शासक था औरंगजेब और शाहजहां उसके बारे में पढ़ा था। अब हम मुगल कालीन प्रशासन यानी मुगल काल में शासन व्यवस्था प्रशासन कैसा था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मुगल कालीन जो शासन है वो भारतीय शासन और विदेशी शासन, मुगल कालीन प्रशासन में भारतीय शासन और विदेशी शासन दोनों का मिश्रण था, यानी दोनों का रूप देखने को मिलता है। यानी मुगल काल में जो शासन व्यवस्था थी उसमें भारतीय शासन व्यवस्था भी अपनाई गई थी और साथ ही विदेशी शासन व्यवस्था भी उसके अंतर्गत अपनाई गई थी। क्योंकि मुगल विदेशी थे, मूलतः भारत के निवासी नहीं थे, इसलिए उन्होंने विदेशी शासन व्यवस्था को भी अपनाया था और भारतीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया था। अब देखिए, मुगल काल में बादशाही सर्वसर्वा होता था, बादशाही सब कुछ होता था, बादशाही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? बादशाह। मुख्य कर्ता धर्ता कौन होता था? बादशाह। बादशाही सर्वसर्वा होता था, बादशाही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। फिर देखिए, इस बादशाह के बाद मुगल काल में एक वकील ए मुतलक, जिसको वजीर भी कहते थे, वजीर नामक अधिकारी होता था और इसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। यानी किसके बाद? बादशाह के बाद वकील ए मुतलक, जिसको वजीर भी कहते थे, या वकील ए मुतलक या वजीर नामक अधिकारी होता था, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? वकील ए मुतलक, जिसको वजीर भी कहा जाता था। अब उसके बाद देखिए, मुगल काल में प्रांतीय जो शासन था, प्रांतों का जो शासन था, प्रांतीय जो शासन है वो सूबों में विभक्त था। यानी प्रांत है वो किसमें बटे हुए थे? अलग अलग सूबों में विभक्त थे। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या थी 15। अकबर के शासनकाल में सूबे कितने थे? 15। यानी कुल सूबों की संख्या कितनी थी? 15। और औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या हो गई थी कितनी बढ़कर? 21। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी? 15 और औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी? 21 थी। और इन सूबों में शासन करने वाले जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो कौन कौन थे? सूबों में शासन करने वाले प्रमुख अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होता था सूबेदार। फिर सूबेदार के बाद में होता था दीवान, फिर एक होता था सदर काजी जो न्याय व्यवस्था को देखता था, एक होता था प्रांतीय बख्शी और एक होता था कोतवाल। ये 5 प्रमुख अधिकारी होते थे सूबों पर शासन करने वाले। सूबों की शासन व्यवस्था इन 5 अधिकारियों के हाथों में होती थी। सूबेदार,
दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी और कोतवाल। और सूबेदार है ये सूबों का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सूबों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। अब उसके बाद देखें मुगल काल में जिलों में शासन करने वाले अधिकारी कौन कौन थे, कौन कौन होते थे? जिलों में शासन करने वाले अधिकारी, तो देखिए जिलों में शासन करने वाला अधिकारी एक तो होता था फौजदार, जो फौजी अधिकारी होता था, फौजी अधिकारी। दूसरा होता था अमलगुजार, ये होता था मालगुजारी विभाग का अधिकारी या प्रमुख। तीसरा होता था वित्तीय कच्ची, ये था सहायक अधिकारी, विभिन्न कार्यों में सहायता करने वाला सहायक अधिकारी। चौथा था सिकदार, ये था परगना, यानी जिले हैं वो कई परगनों में बटे हुए होते थे, तो परगना का प्रमुख अधिकारी। फिर पांचवा होता था आमिल, ये होता था मुंसिफ अधिकारी। और फिर छठा होता था फौजदार, ये होता था खजांची। और सातवां होता था कानून गो, ये था पटवारियों का प्रमुख अधिकारी। तो ये मुगल काल में जिलों में शासन करने वाले 7 प्रमुख अधिकारी होते थे। फौजदार फौजी अधिकारी होता था, अमलगुजार मालगुजारी विभाग का प्रमुख होता था, वित्तीय कच्ची ये सहायक अधिकारी होता था, सिकदार ये परगना का प्रमुख अधिकारी होता था, आमिल ये मुंसिफ अधिकारी होता था, फौजदार खजांची अधिकारी और कानून को है वो पटवारियों का प्रमुख अधिकारी। जिलों में शासन करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था? फौजदार। सर्वोच्च अधिकारी, जिलों में शासन करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था? फौजदार, जिसके पास सेना की टुकड़ी होती थी। सेना की क्या होती थी? टुकड़ी होती थी। किसके पास? फौजदार के पास, जो जिलों में शासन करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो देखिए मुगल काल में जिलों में शासन करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? फौजदार, जो एक फौजी अधिकारी होता था जिसके पास में सेना की क्या होती थी? टुकड़ी भी होती थी। तो देखो मुगल काल के केंद्रीय प्रशासन में तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? वजीर, जिसको वकील मुतलक भी कहा जाता था, जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। और प्रांतों में शासन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। और जिलों में शासन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? फौजदार। केंद्रीय प्रशासन में वजीर, प्रांतों में सूबेदार और जिलों में फौजदार, ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? बादशाह स्वयं होता था, सम्राट खुद है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब देखिए मुगल काल में जो सेना थी वो सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल काल में सेना किस प्रथा पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। और ये मनसबदारी है
ये जात और सवार में विभक्त थी, जात और सवार में विभक्त थी। जात का मतलब जात को देखकर पद दिया जाता था, यानी पद पर नियुक्ति की जाती थी और पद के आधार पर उसको घोड़े या सवार रखने की अनुमति होती थी। जैसे आपने देखा होगा मुगल काल में, जैसे हमने पढ़ा था कि अकबर का जो बेटा था सलीम जहांगीर, जिसको 12 जारी का मनसबदार प्राप्त था, तो ऐसे ही अलग अलग, जैसे मान सिंह था अकबर का सेनापति, उसको पहले 5 जारी का मनसबदार था, उसके बाद में वो अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार बन गया था। तो जात के आधार पर तो उसका पद निर्धारित होता था, उसको पद दिया जाता था और फिर पद के आधार पर जो उसका पद होता था उस पद के आधार पर उसको घोड़े या सवार रखने की क्या होती थी, अनुमति, जिसको मनसबदारी प्रथा कहते थे मुगल काल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना किस प्रथा पर आधारित थी? मुगल काल में सेना है वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी वो जात और सवार में विभक्त थी। जात के आधार पर उसकी जाति को देखकर उसको पद दिया जाता था और पद के आधार पर उसको घोड़े और सवार रखने की अनुमति थी। और मुगल काल में जो सेना का प्रमुख होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल काल में सेना का जो प्रमुख होता था या जो सेनापति होता था उसको क्या कहते थे? सेना की देखरेख करने वाला अधिकारी, सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, उसको मीर बख्शी कहते थे। तो इस प्रकार ये मुगल काल की शासन व्यवस्था थी। अब देखिए मुगल काल के बाद आगे इस अध्याय के अंतर्गत हम राजस्थान के ऐसे शासकों या राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने समय समय पर बाह्य आक्रमणकारी या विदेशी जो शक्तियां थी उनका डटकर मुकाबला किया था, उनसे प्रतिशोध किया था, उनसे कई युद्ध और लड़ाइयां लड़ी थी। ऐसे प्रमुख जो शासक है या राजा है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख शासक, हमारे राजस्थान राज्य की, राजस्थान के प्रमुख शासक, तो उसमें देखो सबसे पहले आता है राव शेखा। राजस्थान के ऐसे प्रमुख शासक जिन्होंने समय समय पर मुगलों से या अन्य विदेशी बाह्य शासकों से प्रतिशोध किया था, उनको टक्कर दी थी, उनमें सबसे पहले आता है राव शेखा। राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को बरवाड़ा में हुआ था। आमेर के अंतर्गत, आमेर जो एक रियासत थी, तो वहां पर राव शेखा का जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1433 ईस्वी को। किस स्थान पर राव शेखा का जन्म हुआ था? बरवाड़ा में। राव शेखा के पिता का नाम था मोकल। राव शेखा के पिता का नाम क्या था? मोकल। और ये जो मोकल है वो आमेर राज्य के अंतर्गत नान के शासक थे। आमेर जो राज्य था उसके अंतर्गत एक नान नामक स्थान था, वहां के ये क्या थे? शासक थे। फिर देखिए राव शेखा की माता का नाम था निर्वाण। राव शेखा की माता का नाम क्या था? निर्वाण। राव शेखा का
12 वर्ष की अल्प आयु में ही 1445 ईस्वी में राज्याभिषेक हो गया था। तो देखिए राव शेखा का कितने वर्ष की आयु में, मात्र 12 वर्ष की आयु में ही, कब 1445 ईस्वी में क्या हो गया था, राज्याभिषेक यानी राज तिलक यानी राव शेखा शासक बन गया था। कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की अल्प यानी छोटी सी आयु में, कब 1445 ईस्वी में राजा बन गया था, शासक बन गया था, राज्याभिषेक बन गया था। फिर देखिए राव शेखा को महाराव की उपाधि आमेर के शासक उदयकरण ने दी थी। राव शेखा की बहादुरी और वीरता से प्रसन्न होकर आमेर का शासक था कौन, उदयकरण। इस उदयकरण ने राव शेखा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, महाराव की उपाधि प्रदान की थी। फिर देखिए राव शेखा ने मात्र 16 वर्ष की आयु में मुल्तान, सेवर व नगरचल पर अधिकार कर लिया था। ये मुल्तान, सेवर और नगरचल जो प्रदेश है, इन प्रदेशों पर राव शेखा ने मात्र 16 वर्ष की आयु में अपना अधिकार कर लिया था और साथ ही इसने सांकला राजपूतों को भी पराजित कर दिया था। सांकला राजपूतों को भी क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। फिर देखिए राव शेखा ने 1449 ईस्वी में एक आमेरसर नामक नगर बसाकर इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसको अपनी क्या बनाया था, राजधानी। किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, आमेरसर। और आमेरसर का संस्थापक भी कौन था, राव शेखा। और कब की थी स्थापना, 1449 ईस्वी में राव शेखा ने कौन सा नगर बसाया था, आमेरसर। और इसी आमेरसर को इसने अपनी क्या बनाई थी, राजधानी। फिर देखिए राव शेखा ने आमेरसर में ही भगवान जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। राव शेखा ने आमेरसर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था, भगवान जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। या भगवान आमेरसर में भगवान जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राव शेखा ने। फिर देखिए 1477 ईस्वी में राव शेखा ने आमेरसर में ही शिकारगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कब, 1477 ईस्वी में राव शेखा ने कहां पर अपनी राजधानी आमेरसर में कौन से किले का निर्माण करवाया था, शिकारगढ़ नामक किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर देखिए राव शेखा की जो पत्नी थी उसका नाम था गंगा कुमारी। राव शेखा की पत्नी का क्या नाम था, गंगा कुमारी। और इस गंगा कुमारी ने शिकारगढ़ का जो किला था, इस किले के मुहाने पर कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कल्याण जी के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। तो देखिए राव शेखा की पत्नी का नाम क्या था, गंगा कुमारी, जिसने शिकारगढ़ का जो किला था, शिकारगढ़ के किले का निर्माण तो किसने करवाया था, राव शेखा ने। कब, 1477 में। इस राव शिकारगढ़ किले के मुहाने पर ही, किनारे पर ही राव शेखा की पत्नी गंगा कुमारी ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, कल्याण जी के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर देखिए
राज शेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े थे। बहुत बड़ा वीर और बहादुर शासक था जिसने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध लड़े थे। राज शेखा ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े? 52 युद्ध लड़े थे। फिर देखिए 1488 ईस्वी में, कब? 1488 ईस्वी में रणावता नामक स्थान पर राज शेखा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो देखिए राज शेखा की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई थी? 1488 ईस्वी में। किस स्थान पर? रणावता नामक स्थान पर राज शेखा की क्या हो गई थी? मृत्यु। कब हुई थी? 1488 में। रणावता में ही राज शेखा का स्मारक या छतरी बनी हुई है या समाधि स्थल बना हुआ है। रणावता में ही राज शेखा को दफनाया गया था और वहीं पर इसका स्मारक और छतरी बनी हुई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राज शेखा को कच्छावा जो वंश है, कच्छा वंश के उपवर्ग शेखावत वंश का संस्थापक माना जाता है। राजपूतों में एक वंश होता है राजपूत जाति में, कौन सा वंश? शेखावत वंश। आपने नाम सुना होगा शेखावाटी। राजस्थान की सीकर, चूरू और झुंझुनू जिला जो जिले हैं उनको शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर शेखावत वंश के लोगों का संपर्क था। राज शेखा का भी सीकर से बहुत ज्यादा संपर्क था। तो इस शेखावत वंश का संस्थापक कौन था? ये राज शेखा ही शेखावत वंश का संस्थापक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शेखावत वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शेखावत वंश का संस्थापक कौन था? राज शेखा। या प्रश्न ऐसे आ सकता है राज शेखा को कच्छावा वंश के किस उपवर्ग का संस्थापक माना जाता है? तो शेखावत वंश का उसको संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रकार राज शेखा ने 1445 ईस्वी से लेकर 1488 ईस्वी तक आमेर पर क्या किया था? शासन किया था। आमेर रियासत में शासन किया था। तो देखिए राज शेखा का जन्म कब हुआ? 24 सितंबर 1433 ईस्वी को। किस स्थान पर? बरवाड़ा नामक स्थान पर। राज शेखा के पिता का नाम क्या था? मोकल, जो आमेर राज्य के अंतर्गत नान नामक स्थान के शासक थे। राज शेखा की माता का नाम क्या था? निर्वाण। राज शेखा का राज्याभिषेक कब हुआ था? मात्र 12 वर्ष की आयु में 1445 ईस्वी में राज शेखा का राज्याभिषेक यानी राज तिलक हो गया था, वो शासक बन गया था। राज शेखा को महाराज की उपाधि किसने प्रदान की थी? आमेर के शासक उदयकरण ने राज शेखा को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। फिर देखिए राज शेखा ने 16 वर्ष की आयु में कौन-कौन से स्थानों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? मुल्तान, सेवर, नगरचल पर अधिकार कर लिया था। साथ ही सांगला राजपूतों को भी इसने पराजित कर दिया था। फिर देखिए राज शेखा ने 1449 ईस्वी को आमेरसर नामक नगर बसाकर इसको अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। और इसी अपनी राजधानी आमेरसर में राज शेखा ने भगवान जगदीश मंदिर का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। फिर देखिए 1477 ईस्वी में राज शेखा ने आमेरसर में किस किले का निर्माण करवाया था? शिकारगढ़ के किले का क्या करवाया था? निर्माण। राज शेखा की पत्नी का नाम क्या था? गंगा कुमारी। और इस गंगा कुमारी ने शिकारगढ़ किले के मुहाने पर किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राज शेखा ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े थे? राज शेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े थे। राज शेखा की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 1488 ईस्वी में रणावता नामक स्थान पर राज शेखा की मृत्यु हो गई थी। राज शेखा का स्मारक कहां स्थित है? रणावता नामक स्थान पर ही राज शेखा का स्मारक छतरी या समाधि बनी हुई है। राज शेखा को कच्छावा वंश के किस उपवर्ग का संस्थापक माना जाता है? शेखावत वंश का संस्थापक माना जाता है। या शेखावत वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राज शेखा को शेखावत वंश का संस्थापक माना जाता है।
अब उसके बाद राजस्थान का अगला प्रमुख जो शासक है वो है हमीरदेव चौहान, जो रणथंभौर का शासक था, चौहान वंश का शासक था। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख शासकों में अगले वीडियो के अंतर्गत हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे, जो रणथंभौर में चौहान वंश का एक प्रमुख शासक हुआ था। धन्यवाद।